दहेज का झूठा मुकदमा या 498 ए लगने पर पति घबरा जाता है और उसके घर वाले भी हमेशा हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये हमारी जिंदगी तबाह होने जा रही है। पर इसका दूसरा पहलू देखने से वो चूक जाते हैं और इसी वजह से पत्नी झूठा केस लगाने के बाद आपके केस में फायदा लेती चली जाती है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान देती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप सही बात को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि आप पर अगर झूठा केस लगा है तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है और आपको उसमें वो काम करने की क्या जरूरत है जिससे आपका खुद का नुकसान हो। करते हैं, किया भी है और इस वजह से बहुत कुछ फेस किया है, बच सकते थे। तो आज मैं ये जानने की कोशिश करवाऊंगा आपसे कि आप कितना फायदा ले सकते हैं झूठे 498 से अगर आपके खिलाफ लगा है तो। और इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको आप शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी अपने केस के अंदर फायदे में बदल सकते हैं। मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहीं आप कहें कि एफआईआर के स्टेज पे होगा, चार्जशीट के स्टेज पे होगा, केस शुरू हुआ है या सालों से चल रहा है, जिस स्टेज पर आप हैं सभी तरह से फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और यही वजह है कि हम एजुकेटेड करने के लिए फोर्स करते हैं लोगों को कि आप अपने केस के अंदर खुद को एजुकेट कीजिए। क्रैश कोर्स है, अगर आप अपनी तैयारी खुद अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो वो उसका एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो साथ में राहुल सर और उनकी टीम की भी गाइडलाइन चाहिए, उनका अनुभव चाहिए साथ में, तो फिर आप मेन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेन कोर्स में क्या फायदा होता है, देखिए, जितनी भी तैयारी आप खुद कर रहे हैं तो अपने लेवल पे तैयारी करने पर कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम भी बहुत लग जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कई बार आपका रिसर्च उतना वेल डेवलप नहीं हो पाता है और उस तरह के रिजल्ट्स आप नहीं पाते। हमारे पास R&D टीम है जो रेगुलर इस तरह की रिसर्च करती रहती है कि आपको जल्दी जल्दी राहत कैसे मिले, केसेस जल्दी कैसे खत्म हो। चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं केसेस के अंदर, तो उनको रिकवर कैसे किया जाए, जो कि अक्सर घुमा फिरा कर किए जाते हैं, पैंतरेबाजी बहुत होती है। तो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी को वहां अप्लाई कैसे करना है। अक्सर ये देखा जाता है कि कानून लिखित है, सब कुछ सही है, उसके बावजूद कुछ गलत एप्लीकेशंस प्रैक्टिस में देखी जाती हैं आपके खिलाफ, तो उनसे ओवरकम कैसे किया जाए। तो इन्हीं सब का एक मिला जुला रूप है और इससे भी ज्यादा जो यहाँ बताना अपने आप में संभव नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन कोर्सेज के लिए तैयार हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और फिर आपके पास डिटेल्स शेयर करने के बाद उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूं तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करें। दिए हुए टाइम पर आपकी कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए कॉल आएगी। आप अब समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या मुद्दा। देखिए, 498A असल में बहुत सारे लोग दहेज का मुकदमा कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा भी था कि दहेज का मुकदमा या 498A, तो मैंने दोनों बातें अलग अलग कही थी, तो कई लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो पहले तो यहां से अपनी पिक्चर क्लियर करें। 498A जो होता है वो दहेज की डिमांड के लिए नहीं, वो किसी भी तरह की डिमांड के लिए होता है। दहेज की डिमांड के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है, यानी कि आपको डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और 498A में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, वो फिर कभी किसी और वीडियो में। फिलहाल 498A की हम बात करेंगे जिसके अंदर किसी भी तरह की क्रूअल्टी की बात की जाती है। अब आपके केस में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से हेल्ड नहीं होती और कई बार आपके केस में झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। यही वो चीजें होती है जो एडवांटेज होती है आपके लिए। देखिए, एक बहुत बड़ा फैशन है इंडिया में कि 498A झूठा लगा दो। सेटिंग शुरू से यही चल रही होती है आईओ साहब की कि वो आपके घर वालों का नाम निकालेंगे क्योंकि उन्होंने गलत डाला है। और खास तौर से उनका जो आपके शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहता, जो दूर के रिश्तेदार हैं या आपके घर में नहीं रहते, थोड़ी दूर रहते हैं, बहन, चाचा, मामा, जो भी, तो उनका नाम वो एफआईआर जैसे ही लिखते हैं उसके बाद चार्जशीट पेश करने वाले, तो उससे पहले आप पे एहसान करके, शायद कई बार मैंने सुना भी है, कई लोग काउंसलिंग में मुझे बताते हैं कि पैसा देकर भी लिए। तो अगर पैसा देकर आपका नाम हटवा दिया है या बिना पैसे के हटा दिया है, चार्जशीट में से सिर्फ कुछ ही लोगों का नाम रखा गया है, तो आपको ये एडवांटेज है कि बाकी बचे हुए लोगों की तरफ से तुरंत काउंटर केस बनाए, डिफेमेशन का, इसके अलावा डैमेज ऑफ रेपुटेशन का। इसके अलावा आप चाहें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस भी उनकी तरफ से लगा सकते हैं कि हमारे खिलाफ जबरदस्ती का आपराधिक षड्यंत्र आपकी बीवी ने लड़ा। तो उस वजह से उन 3-4 रिश्तेदारों की वजह से जिनका नाम निकला है, आपको एडवांटेज हो सकता है। अब बेनिफिट नंबर 2 इसके अंदर यह है कि मान लीजिए आपकी पत्नी ने दुनिया भर के झूठे एलिगेशंस लगाए हैं आप पर या आपके घर वालों पर कि हमें छेड़ते थे, परेशान करते थे, सबूत नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति हुई है या आप पे ओरल सेक्स का केस लगाया, तो तुरंत जांच की डिमांड कर दीजिए, केस के वक्त भी और एफआईआर के वक्त भी। अगर उस जांच की डिमांड के बाद आपको कुछ भी वहां रिजल्ट नहीं दिखता है और कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश होती है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मेडिकल बेस्ड होते हैं सब चीजें, 354 के अलावा 354 के लिए आप सबूत मांग सकते हैं, आप विटनेस मांग सकते हैं, तो ये सब चीजें। और ये रीजनिंग भी सेट हो सकती है कि 2, 4, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको होश कैसे आए, ये एक एडवांटेज है।
तो इसका भी आप काउंटर केस बना के डाल सकते हैं कि रिपोर्ट बनकर आ गई है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया है जैसा कि इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर एक काउंटर केस बना दीजिए, झूठे इल्जाम लगाना, कैरेक्टर असोसिएशन करना, और उसके अलावा फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। अब एक और चीज बहुत फैशन में आजकल, उसमें क्या है, स्त्री धन की लिस्ट बड़ी बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती है। तो आप स्त्री धन की लिस्ट के लिए तुरंत सारे बिल मांग लीजिए, उन दुकानदारों को कोर्ट में बुलवा लीजिए जो लोग अक्सर इस तरह के एस्टिमेटेड बिल दे देते हैं, और लड़की वाले उन एस्टिमेटेड बिल्स को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सामान खरीदा गया था। वो ओपनली आके कहते हैं कि नहीं साहब, ये सामान हमने नहीं खरीदा और हमने ना बेचा इनको। इस तरह की कोई एस्टिमेट्स पे हम सामान बेचते भी नहीं है। ये तो हम इसलिए देते हैं कि ग्राहक को ये पता लग जाए कि लगभग उसका खर्चा कितना बनने वाला है। बस बात खत्म। जीएसटी पेड बिल है नहीं, उसी की वजह से कोर्ट को उनको बुलाना पड़ेगा और वो आके आपके पक्ष में गवाही देंगे, बिना कहे देंगे, मतलब आपको कोई फोर्स नहीं करना पड़ेगा। फिर वहीं पर वापस बात खुल जाती है कि झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसके अलावा किसी भी तरह के एक षड्यंत्र की रचना करना, डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करके, और वो भी किसी और के नाम से लागे करना। और तीसरी चीज ये कि फिर आपको और आपके परिवार को बोगस केस में फंसाना। तो इस तरह के सारे केसेस आप लगा सकते हैं षड्यंत्र के तौर पर। इसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज होती है, पर पता नहीं मैंने देखा है क्यों लोग इस पे फोकस नहीं करते, क्यों बचाने में और नाम निकालने में विश्वास करते हैं। आपको तुरंत, अगर आपकी किसी बहन का नाम लिख दिया गया और वो शादीशुदा है और काफी अरसे से वो अपने ससुराल में रह रही है, जीवन यापन कर रही है, और शादी से पहले से रह रही है या बाद में भी रह रही हो, पर आपके साथ शेयर हाउस होल्ड में नहीं रही, तो इस पर भी एक काउंटर केस बनता है, चाहे उसमें से उनका नाम लिखा हो या हटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तुरंत उसको चार्ज कर दीजिए एक केस के रूप में, और वो उन्हीं के घर से होगा। यानी कि मान लीजिए आपकी जो वाइफ है उसने दिल्ली से केस लगाया, आपकी बहन इंदौर में रहती है, तो वहीं से केस एक्टिव होगा। पत्नी को छठी का दूध याद आएगा, नानी याद आ जाएगी, वहां तक जाएगी अपने झूठे केस के बदले में लड़ने के लिए। पहली बात तो हिम्मत ही त्याग देगी, ये बेनिफिट है। एक बहुत बड़ी समस्या है जो मुझे नहीं समझ में आई आज तक कि लोग इस बात पे ध्यान क्यों नहीं देते कि 3 साल के बैरियर में क्यों फंसे रहते हैं, या 3 साल बाद भी अगर 490 डे का केस अगर पत्नी लगा देती है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते। देखिए, आपकी पत्नी ने आपका घर छोड़ा, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद कभी भी केस लगाया, तो इसका कॉन्डमनेशन ऑफ डिले का रीजन अगर नहीं है वहां पे, तो आप पर केस नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि 498 एक लगातार होने वाली घटना है। यानी कि इसके अंदर मार पिटाई और डिमांड दोनों लगातार होने वाली घटना है, और इसकी सूचना आपकी पत्नी ने, जो कि ज्यादातर सब पढ़ी लिखी होते हैं, अनपढ़ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता होता है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। तो ये सब चीज पता होते हुए भी उन्होंने 6-8 महीने या साल भर का वेट करके आप पे केस क्यों लगाया, ये सवाल खड़ा होता है। कॉन्डमनेशन ऑफ डिले आपको मांगना चाहिए केस लगने के बाद। और अगर वहां से ये सब हो जाता है, आपको लगता है कि कोई उपयुक्त कारण नहीं दे पा रही है कॉन्डमनेशन ऑफ डिले का, यानी कि डिले क्यों किया कारण नहीं दे पा रही है, तो उसके बाद आप कोर्ट को डायरेक्ट कीजिए कि भाई इस तरह का ना तो सबूत दिया जा रहा है, ना ही इन्होंने सबूत के साथ साथ कोई डिले की रीजनिंग दी है, और बस अननेसेसरी मुझको और मेरे परिवार वालों को इस केस में फंसा दिया है। तो इस वजह से इस केस को खारिज किया जाए, और आप उसको डिसमिस करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो तुरंत आप क्वेश्चन में जा सकते हैं, अगर ट्रायल कोर्ट आपको इस तरह के कंसिडरेशन में नहीं ले रहा है तो। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब कहने का मतलब, मैं तो ये चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि आप मोटिवेटेड रहें, आप नेगेटिव नहीं हो, कि आप ये सोचें कि नहीं साहब ये तो सब कुछ हो गया है और इसके बाद हम तो लड़ने आ जाएंगे। तो बेवकूफ मत बनाइए अपने आप को, खुद अपने आप को बेवकूफ कहलाने पर मजबूर मत कीजिए। मैं बहुत सीधा बोल रहा हूं, शायद आपको चुभ भी रहा होगा, मगर मैं सच कह रहा हूं, ये चुभने के बाद असर करे तो ज्यादा फायदा नजर आएगा, और वो आपके लिए ही है। मेरा तो वीडियो बनेगा, आगे एक और वीडियो बनेगा, मगर आपके दिल में अगर ये बात उतर जाए तो आपका फायदा जरूर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब कितना बेनिफिट लेंगे अपने 490 डे के केस में और कितना छकाएंगे अपनी झूठी पत्नी को झूठा केस करने पर। थैंक यू।